भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भावना खंडेलवाल, सहायक आचार्य, बीएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बचपन और वृद्धि के प्रकरण बालक का शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास का आज अध्ययन करवाने। बालक का शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास। बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करना मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि व्यवहार के शारीरिक आधारों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सीखने वाले के शारीरिक तथा गामक विकासों की प्रक्रिया को भली भांति जाना जाए। शारीरिक तथा गामक योग्यताएं व्यक्ति को प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण सहायता करती है। अतः इन योग्यताओं के विकास का अध्ययन करना बालक के स्वस्थ तथा उत्तम समायोजन के दृष्टिकोण से भी परम आवश्यक माना जाता है। शारीरिक विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर प्रौढ़ होने तक चलती रहती है। सोरेनसन कहते हैं, द बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न इन्फेंट ग्रोज एंड डेवलप्स अंटिल इट बिकम्स एन अडल्ट बॉडी। ऐसे ही एक अन्य परिभाषा दी गई है कि शारीरिक विकास बालकों को उन सब क्षमताओं से युक्त करता है जो उसे अपने वातावरण को जानने तथा उससे अंतःक्रिया करने के लिए आवश्यक है। शारीरिक विकास के प्रतिरूप। बच्चे का शारीरिक विकास उसकी संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा बच्चे के स्वयं की शारीरिक विकास से संबंधित क्षमताओं पर निर्भर करता है। लेकिन बच्चे के शारीरिक विकास के मूल प्रतिरूप सार्वभौमिक होते हैं। बालक के शारीरिक विकास के प्रत्यय में दो मुख्य श्रेणियां निहित है, मानक विकास तथा गत्यात्मक विकास। मानक विकास। मानक विकास का संबंध किसी सांस्कृतिक समूह की किसी आयु विशेष के अधिकांश बच्चों की सामान्य क्षमताओं तथा उन क्षमताओं के विकास की सीमाओं से है। ये इस बात पर इंगित करता है कि बच्चे किसी अवस्था विशेष में किस स्तर के कार्यों को करने में समर्थ हो पाएंगे तथा क्या न कर सकेंगे एवं क्या सीख सकेंगे। अतः किसी आयु वर्ग विशेष के बच्चों की शारीरिक क्षमताओं का विकास तथा उनके द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य मानक विकास के अंतर्गत आते हैं। गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास का संबंध उस क्रम से तथा शारीरिक परिवर्तनों से है जो बालक की कार्यशैली में आयु तथा अनुभव के बढ़ने के साथ साथ घटित होते हैं, और इन परिवर्तनों में अंतःक्रिया किस प्रकार होती है। बच्चे का मानक विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे माता पिता व अन्य व्यक्तियों को यह पता लग जाता है कि बच्चा विभिन्न आयु स्तर पर शारीरिक रूप से क्या कर सकता है तथा क्या नहीं कर सकता है। जैसे एक 3 वर्ष के बच्चे से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सुई में धागा डाल सकेगा, क्योंकि इस आयु में उसकी उंगलियां और आंखों में इतना समन्वय स्थापित नहीं हो पाता जिससे कि वह सुई में धागा डाल सके। शारीरिक विकास अनेक मूल सिद्धांतों के आधार पर होता है। इन सिद्धांतों का उल्लेख शारीरिक वृद्धि तथा विकास वाले जो हमने अध्याय पढ़ाया है उसमें हमने विस्तार से अध्ययन किया है। शारीरिक और क्रियात्मक विकास की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। शेषवावस्था में शारीरिक विकास। शेषवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। शारीरिक विकास प्रथम 2-3 वर्ष की अवस्था में बड़ी तीव्र गति से होता है। शिशु का शारीरिक विकास विभिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार होता है। लंबाई। जन्म के समय बच्चे की लंबाई प्राय 43 से 53 सेंटीमीटर मतलब 17 से 21 इंच होती है। जन्म के समय बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा 3 सेंटीमीटर कम होती है। 1 वर्ष की अवस्था में जन्म की 50% तथा 2 वर्ष की अवस्था में 75% लंबाई में वृद्धि हो जाती है। 3 वर्ष की अवस्था के बाद लंबाई की वृद्धि धीमी पड़ जाती है। भार। भारत में नवजात शिशु का औसत भार 6.5 पौंड तथा यूएसए में 8 पौंड रहता है। प्रथम वर्ष में भार में वृद्धि बहुत तेज रहती है तथा बालक का भार 5 माह में 2 गुना और 1 वर्ष में लगभग 3 गुना और 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। इसके बाद वृद्धि की दर घटने लगती है। 5-6 वर्ष की अवस्था में बच्चे का भार लगभग 40 से 42 पौंड हो जाता है। प्रथम 1 वर्ष की अवस्था तक तीव्र वृद्धि का कारण स्पष्ट है।
फिर है शरीर के अंगों में अनुपात। जन्म के समय प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपात काफी भिन्न होता है। जन्म के समय सिर्फ पूरे शरीर पर का लगभग 22% होता है। इसके बाद वह आनुपातिक रूप से बढ़ता है। जन्म के सिर के आकार में प्रौढ़ावस्था तक दोगुनी वृद्धि होती है। चेहरा जन्म के समय सिर से छोटा होता है। अवस्था बढ़ने के साथ साथ ठोड़ी, जबड़ा, मुंह, होठ आदि का समुचित विकास होता रहता है। हाथ तथा पैर सामान्य रूप से उम्र के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। 4 वर्ष की अवस्था में भुजाओं में 2 वर्ष की अवस्था की अपेक्षा 1.5 गुना वृद्धि होती है। सिर तथा छाती का विकास धड़ तथा टांगों में रहता है। भुजाओं तथा टांगों का विकास हाथ तथा पैर से पहले होता है। हड्डियां। जन्म के समय शिशु की हड्डी कोमल होती है। इनकी जो संख्या होती है 270 होती है। उम्र के साथ साथ इनकी कठोरता और संख्या में वृद्धि होती जाती है। हड्डी के विकास में कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज लवण सहायक होते हैं। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का अस्थिकरण अधिक जल्दी होता है। परिपक्वता की स्थिति में हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। दांत। शिशु का पहला दांत 4 से 6 माह की आयु में दिखाई देने लगता है तथा 2 वर्ष की आयु तक शिशु के लगभग 20 दांत निकल जाते हैं। जिन बच्चों के दांत जल्दी निकल आते हैं उनमें शारीरिक परिपक्वता अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी आती है। मांसपेशियां तथा वसा। शरीर का वसा तो नवजात शिशु को अपने शरीर के तापक्रम को स्थिर रखने में सहायता करता है। जन्म के बाद तीव्र गति से बढ़ता है तथा 9 महीने की अवस्था में उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। मांसपेशियों के ऊतक बड़ी मंद गति से बढ़ते हैं। इनकी वृद्धि में यह गति किशोरावस्था तक लगातार होती रहती है। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा वसा तथा मांसपेशियों का अनुपात अधिक होता है। मस्तिष्क। जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क एक प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क के आकार के लगभग होता है, जबकि अन्य शारीरिक संरचना में शिशु और प्रौढ़ में बहुत अधिक अंतर होता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 वर्ष से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, जबकि अंतिम चरण 9 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था में विकास की गति धीमी पड़ जाती है, लेकिन विकसित अंगों की दृढ़ता में बढ़ोतरी होती है। विभिन्न क्षेत्रों में शारीरिक विकास निम्न प्रकार होता है। भार। बाल्यावस्था में भार में तेजी से वृद्धि होती है तथा 12 वर्ष की अवस्था में बालकों का भार 40 से 45 किलो के लगभग होता है। इस अवस्था में बालिकाओं का भार बालकों की अपेक्षा कम होता है। लंबाई। इस अवस्था में लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। बालकों की लंबाई वंशानुक्रम तथा जलवायु पर भी निर्भर करती है। बाल्यकाल में बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा अधिक गति से बढ़ती है। हड्डियां। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या लगभग 350 होती है। इस अवस्था में अस्थियां कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज लवणों की सहायता से दृढ़ होने लगती है। सिर तथा मस्तिष्क। शरीर के पूरे क्षेत्रफल के सापेक्ष छठे वर्ष में सिर का क्षेत्रफल 12% तथा 12वें वर्ष में 10% रह जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है। दांत। 6 वर्ष की अवस्था में बालकों की दूध के दांत टूटने लगते हैं, उनके स्थान पर नए स्थायी दांत निकल जाते हैं। 12 वर्ष की आयु में स्थायी दांतों की संख्या लगभग 26 से 28 तक होती है। मांसपेशियां। बाल्यकाल में मांसपेशियों में 28% स्थूल पदार्थ तथा 72% पानी होता है। 8 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27.2% होता है। मांसपेशियां विकास के कारण बालक के वक्ष, नितंब, जंघा, पिंडलियां आदि मोटी और सुदृढ़ होने लगती है। स्नायु मंडल। बाल्यावस्था में स्नायु मंडल का विकास धीमी गति से होता है। स्नायु मंडल का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करना कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त 12 वर्ष की आयु में दिल की धड़कन की गति 85 बार प्रति मिनट हो जाती है। 10 से 12 वर्ष के बीच बालक बालिकाओं के यौनांगों में तीव्रता से वृद्धि होती है। अवस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। भार। किशोरावस्था में किशोरों का भार बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है।
16 वर्ष की अवस्था में लड़कों का औसत भार लगभग 55 से 57 किलो होता है। 11 वर्ष से 14 वर्ष की आयु को छोड़कर लड़कों का भार सदैव लड़कियों से अधिक रहता है। 11 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों में तरुणावस्था आने लगती है, अतः इस उम्र में उनका भार लड़कों की अपेक्षा अधिक हो जाता है। लंबाई 10 से 12 वर्ष के बीच लड़कियों तथा 12 से 14 वर्ष के बीच लड़कों की ऊंचाई तीव्र गति से बढ़ती है। लड़कियां 14 से 18 वर्ष की अवधि में तथा लड़के 15 से 20 वर्ष की अवस्था तक अपने पूरी ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं। सिरोमस्तिष्क किशोरावस्था में सिरोमस्तिष्क का विकास बाल्यावस्था की अपेक्षा कम होता है। सिर की वृद्धि के साथ साथ चेहरा भी विकसित होता है, जिसका एक निश्चित अनुपात होता है। लड़के का सिर लड़की की अपेक्षा सदैव कुछ बड़ा ही होता है। 16 वर्ष की आयु में लगभग सिर का पूर्ण विकास हो जाता है तथा मस्तिष्क का भार लगभग 1300 ग्राम होता है। हड्डियां किशोरावस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूरी होकर अस्थियां लचीली न रहकर दृढ़ हो जाती है। अस्थियों की संख्या घटकर 206 से 207 रह जाती है। दांत इस अवस्था में लगभग सभी दांत निकलकर पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी प्रज्ञादंत किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में भी निकलते देखे गए हैं। ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया किशोरावस्था पूर्ण होने पर पांचों ज्ञानेंद्रिय तथा सभी कर्मेंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। किशोर अपने विवेक से परिस्थितियों के अनुसार इनका प्रयोग करता है। मांसपेशियां किशोरावस्था में मांसपेशियों में वृद्धि होने से बालक का भार तीव्र गति से बढ़ता है। 16 वर्ष की अवस्था में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 44.2% हो जाता है। मांसपेशियों के विकास के कारण नितंबों, जंघा, कूल्हे तथा वक्ष की गोलाई और मोटाई में विशेष वृद्धि होती है। यौनांग किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के यौनांग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। बालकों में स्वप्न दोष और लड़कियों में मासिक धर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इन सबके अतिरिक्त किशोरावस्था में चेहरा गोल न होकर अंडाकार हो जाता है। दिल की धड़कन कम होकर किशोरावस्था के अंत में 1 मिनट में 72 हो जाती है। किशोरावस्था में पाचन अंग परिपक्व हो जाते हैं। किशोरावस्था में लड़कियों की आवाज सुरीली और लड़कों की आवाज में भारीपन आ जाता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पहला वंशानुक्रम और वातावरण, इसका अध्ययन हमने पहले कर लिया है। फिर है पौष्टिक भोजन। बालक अधिक चंचल और क्रियाशील होते हैं, अतः उनको ऊर्जा प्राप्त करने तथा थकान मिटाने के लिए पौष्टिक भोजन मिलना आवश्यक होता है। एक बालक को प्रौढ़ की अपेक्षा 2 गुनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसको प्राप्त होने वाली कैलोरी को 25% मात्रा उसकी शारीरिक वृद्धि में काम आती है। यदि बच्चे की खुराक में मात्रा या पौष्टिकता की गुणवत्ता में किसी कारणवश कमी रह जाती है तो उसकी शारीरिक वृद्धि स्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती है। माता का दूध बच्चा जल्दी पचा लेता है तथा उसमें अनेक प्रकार के रोगों से बचने के लिए तत्व निहित रहते हैं। अतः जिन बच्चों को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा तथा लंबे समय तक मिलता है, वे माँ का दूध न मिलने वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ तथा हष्ट-पुष्ट होते हैं। नियमित दिनचर्या बालकों के उचित शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है कि उनके खाने पीने, जागने, सोने, खेलने, पढ़ने और विश्राम करने की सुनिश्चित दिनचर्या होनी चाहिए। व्यायाम तथा खेल उचित तथा नियमित व्यायाम एवं खेल शारीरिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इससे पाचन क्रिया भी अच्छी बनी रहती है। स्नेह तथा सहानुभूति बालकों को यदि माता पिता, भाई बहनों तथा अध्यापक आदि से प्रेम तथा सहानुभूति का व्यवहार मिलता है तो उसके शारीरिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सबके अतिरिक्त परिवार की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति, जलवायु, गर्भावस्था में माता का स्वास्थ्य, रोग और दुर्घटना में शारीरिक विकृतियों का उत्पन्न होना तथा मानसिक स्तर आदि बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अति संवेदनशीलता भी बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। अधिक संवेदनशील बच्चे बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, जिससे उनके विकास को समुचित गति नहीं मिल पाती है। यदि वातावरणीय परिस्थितियां शारीरिक विकास के अनुकूल हो तो बालक की लंबाई तथा भार में वृद्धि उसके पैतृक गुणों पर निर्भर करती है। क्रियात्मक विकास क्या है?
क्रियात्मक विकास बालक के शारीरिक विकास का एक अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त बालक का मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी बहुत कुछ उसके क्रियात्मक विकास पर निर्भर करता है। बालक अपनी गतिवाही क्रियाओं के द्वारा ही अनेक प्रकार के प्रयोग एवं अन्वेषण करके नई नई चीजों का सृजन करता है। यदि बालक की गतिवाही क्षमताओं का ठीक से विकास नहीं होता है तो उसे समाज में समायोजित होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि बालक की गतिवाही योग्यताओं के विकास में किन्हीं कारणों से कमियां रह जाती है तो उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, जो उसके संवेगों पर कुप्रभाव डालती है। अतः किसी कार्य में सफलता अथवा विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई बच्चा अपनी गामक क्षमताओं को कार्य संपादन में किस प्रकार प्रयोग करता है। क्रियात्मक विकास को गामक क्षमताओं का विकास अथवा गति योग्यताओं के विकास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हरलोक के शब्दों में क्रियात्मक विकास से तात्पर्य तंत्रिका केंद्रों, तंत्रिकाओं, मांसपेशियों की समन्वित क्रियाओं के द्वारा शारीरिक गतियों को नियंत्रित करने की क्षमता को विकसित करने से है। अतः गामक तथा क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालक की शारीरिक शक्ति, कार्य करने की गति तथा अपनी भुजाओं, टांगों, शरीर के अंगों पर उपयुक्ततम प्रयोग करने से है। क्रियात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों तथा कौशलों को सीखता है। क्रियात्मक विकास के नियम। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर शारीरिक और क्रियात्मक विकास के अनेक नियमों का प्रतिपादन किया है, जहाँ पे मैं कुछ मुख्य नियम बता रही हूँ। पहला, दिशा उन्मुख विकास। बालक का शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास एक निश्चित दिशा में चलता है। इसमें 3 तरह का विकास होता है। पहला, बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की ओर। बड़ी मांसपेशियों जैसे गर्दन, धड़, भुजा, टांगों आदि का विकास छोटी मांसपेशियों जैसे हाथ, उंगलियां, कलाइयों, आंखों आदि से पहले होता है। यही कारण है कि बच्चे लिखने से पहले चलना सीख जाते हैं। सिर से पैर की ओर। मांसपेशियों का विकास पहले सिर, फिर धड़ तथा फिर क्रमवार पैर के अंगूठे तक होता है। बालक चलने से पहले सिर तथा धड़ उठाना सीख जाता है। अंदर से बाहर की ओर। शरीर के मध्य भाग, धड़ आदि के मसल बाहरी अंगों की अपेक्षा जल्दी विकसित होते हैं। धड़ के इर्द गिर्द की मांसपेशियां हाथों पैरों की अपेक्षा पहले मजबूत होती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। बालक हाथों और पैरों को चलाना तथा फेंकना पहले शुरू करता है, फिर चीज की उंगलियों से पकड़ना सीखता है। इसके बाद वो उंगलियों से लिखना, चित्र बनाना आदि सीखता है। अर्थात मांसपेशियां पहले सामान्य रूप से विकसित होती है, बाद में विशिष्टता की ओर अग्रसर होती है। विशिष्टता और विशिष्टीकरण तथा अनुकूलन। जब बालक अपने सिर और शरीर के अन्य अंगों जैसे हाथ, पैर, उंगलियां आदि की मांसपेशियों के विकसित होने पर उन्हें नियंत्रित करने की स्थिति में पहुंच जाता है, तो वह इन अंगों में समन्वय स्थापित करके उनको किसी जटिल शारीरिक क्रिया करने के लिए अनुकूलित कर लेता है, जैसे दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना आदि। अभिवृद्धि तथा गति में विचलनता। विभिन्न आयु के बच्चों की शारीरिक तथा गामक क्षमताओं में अंतर होता है। शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग गति से विकसित होते हैं। बड़ी मांसपेशियां और बहुत छोटी मांसपेशियों की क्रियात्मक गति में भी अंतर रहता है। जैसे 3 वर्ष के बच्चे तथा 5 वर्ष के बच्चे की चलने की गति, अपने जूते तथा कपड़े पहनने की गति, बाहर उठाने की क्षमता आदि में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। शारीरिक अभिवृद्धि तथा गामक क्रियाओं में सर्वोत्कृष्ट क्षमता प्राप्त करने की प्रवृत्ति। बालक के शारीरिक अंगों की वृद्धि और अंगों की गामक क्षमता अपनी सर्वोत्कृष्ट सीमा तक विकसित होने की प्रवृत्ति रखती है, बशर्ते कि वह किसी बीमारी अथवा दुर्घटना का शिकार न हो। अनुक्रमांकिक विकास। बच्चे का क्रियात्मक विकास एक निश्चित क्रम तथा प्रतिरूप में होता है। जैसे बालक शुरू में रेंगता है, फिर घुटने के बल चलता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर सहारा लेकर चलता है और बाद में बिना सहारे के चलना और फिर दौड़ना शुरू कर देता है। द्विमुखी से एकलमुखी प्रवृत्ति। बालक क्रियात्मक विकास के प्रारंभिक काल में शरीर के दोनों अंगों से बराबर काम लेने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे वह किसी चीज को उठाने, पकड़ने, फेंकने का कार्य शुरू में दोनों हाथों से समान रूप से करता रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अधिकांश बच्चे अधिकतर कार्यों में दाएं हाथ का ही प्रयोग करते हैं। इस तरह से फुटबॉल में किक मारने में एक ही पैर का प्रयोग करते हैं। क्रिकेट में भी कई
में भी कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज बन जाता है तो कोई दाएं हाथ का बल्लेबाज बन जाता है। फिर है व्यक्तिक विभिन्नताएं। बालकों का क्रियात्मक विकास एक अनुक्रम तथा संगत प्रक्रिया द्वारा होता है जो सभी बच्चों पर लागू होता है, लेकिन बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होने के कारण विकास की गति में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कोई बच्चा 11 माह में तो दूसरा बच्चा 12 माह, तीसरा बच्चा 15 माह में चलना सीखता है। बच्चों का स्वास्थ्य, उनका लालन पालन तथा अन्य कारक भी बच्चों की क्रियात्मक विकास में अंतर का कारण बनते हैं। क्रियात्मक विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्रियात्मक विकास के नियमों में उल्लेखित किया है कि यह सिर से पैर की ओर अर्थात मस्तकोद्यमुखी विकास क्रम होता है। इस क्रम को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों ने क्रियात्मक विकास को निम्न 4 भागों में विभक्त किया है। सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। सर्वप्रथम शिशु के सिर के भाग की मांसपेशियां सशक्त होती है तथा बच्चे की क्रियात्मक गतिविधियां भी इसी भाग से प्रारंभ होती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वह आसपास देखकर आंखों का तालमेल बैठाने लगता है। 3 महीने का बच्चा अपने सामने मुस्कुराते हुए व्यक्ति को देखकर स्वयं मुस्कुराकर प्रत्युत्तर देता है। यह उसका प्रथम सामाजिक व्यवहार होता है। गैसेल के अनुसार 6 महीने की अवस्था में बालक पीठ के बल लेटे रहने पर सिर ऊपर उठाने लगता है। किसी सहारे के साथ चौथे माह में बच्चा अपना सिर संभालने की कोशिश करता है। 5वें माह में वह रजाई तथा कुर्सी का सहारा दिए जाने से बैठने में समर्थ हो जाता है। धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। धड़ के भाग का संबंध 3 क्रियाओं से है। शरीर को घुमाना, बैठाना, मलमूत्र को त्यागना। 2 माह की उम्र से 4 माह तक बच्चा थोड़ा करवट लेकर धड़ को मोड़ लेता है और 6 माह की आयु में वह शरीर को पूर्ण रूप से घुमाने में समर्थ हो जाता है। 4 माह की आयु में बालक बैठने के लिए हाव भाव प्रकट करने लगता है। 5 माह की आयु में बालक सहारा देने से बैठने लगता है तथा 7 से 8 माह की आयु में बिना सहारा बैठने लगता है। 11 से 12 माह की आयु में वह स्वयं बैठकर 20 से 25 मिनट बिना किसी सहारे बैठा रह सकता है। 2 साल की आयु में बालक में बड़ी आंत पर नियंत्रण करने की क्षमता आ जाती है, जिससे मल त्यागने से पहले रोककर, कुनकुनाकर अथवा कोई और शारीरिक संकेत करके या फिर कोई विशेष मुद्रा बनाकर अपनी देखभाल करने वालों को अवगत करा देता है। जब बालक 4 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो वह अपने मूत्राशय पर नियंत्रण करने में क्षमता प्राप्त कर लेता है तथा बिस्तर और पैंट में पेशाब न करके बाथरूम में जाता है। फिर है भुजा तथा हाथ में क्रियात्मक विकास। बच्चा अपनी भुजाओं तथा हाथ के पंजों में निम्न क्रियाओं को कुशलता पूर्वक संपन्न करने में आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे सक्षम होता है। जैसे बचाव क्रियाएं। यदि बच्चे अपने किसी ऐसे अंग पर दबाव महसूस करते हैं जो उनके हाथों की पहुंच में होते हैं तो वह अपने हाथ वहां पहुंचाकर इसका प्रतिरोध करते हैं। जब बच्चे को कोई दवा आदि देते हैं तो वह चम्मच को पकड़कर प्रतिरोध प्रकट करता है। स्वयं खाना। बच्चा पहले कुछ दिनों में ही अंगूठा डालकर चूसना प्रारंभ कर देता है। 4 माह की आयु में पास की चीजों को पकड़ने की चेष्टा करता है तथा 5 माह में वस्तु को पकड़कर अपने मुंह में डालने लगता है। 1 वर्ष की आयु में बच्चा अपनी दूध की बोतल को पकड़कर अपना पोषण करने की प्रवृत्ति दर्शाता है। 5 माह में वह बिस्किट, खाने के टुकड़े, नमकीन आदि स्वयं उठाकर खाने लगता है। 5वें वर्ष में वह कांटे छुरी का प्रयोग करना सीख जाता है। 8 वर्ष की आयु तक भोजन करने की क्रियाओं में परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। स्वयं कपड़े पहनना। बच्चा दूसरे वर्ष से ही अपनी मोजे, पैंट आदि पहनने का प्रयास प्रारंभ कर देता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कई कपड़ों को बिना किसी की सहायता के पहनने लगता है। 5 वर्ष की अवस्था में स्वयं सभी कपड़ों को पहनने में सक्षम हो जाता है। अब वह कंघा भी स्वयं करने लगता है। जूतों की फीते भी बांधने में सक्षम हो जाता है। फिर है गेंद पकड़ना और फेंकना। 1 वर्ष की अवस्था में बच्चा गेंद को पकड़ने का प्रयास करता है। जब वह 15 महीने का होता है तो चलकर गेंद उठा लेता है और अपने पास वाले लोगों को लाकर दे देता है और फेंकने का प्रयास भी करता है। 2 से 3 वर्ष की अवस्था में गेंद फेंकने लगता है। 4 से 5 वर्ष की अवस्था में वांछित दिशा में गेंद फेंकने में सक्षम हो जाता है। लिखना। बच्चा 15 माह की अवस्था में पेन उठाकर कागज पर उल्टे सीधे चलाने लगता है। 2 वर्ष की आयु में वह कागज पर लकीर खींचने लगता है तथा 3 से 4 वर्ष की उम्र में कुछ खींचकर दर्शाता है कि मैंने ये बनाया है। 4 से 5 वर्ष में वह कुछ शब्द और आकृतियां बनाने में सक्षम हो जाता है। फिर है टावर बिल्डिंग। 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था में बच्चा ब्लॉक और गुटकों की सहायता से विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने लगता है।
उंगलियों के काम में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं और कार्य को जल्दी भी करती है, जैसे सिलाई करना, स्वेटर बुनना, कपास और चाय की पत्ती बीनना आदि। टांग और पैरों में क्रियात्मक विकास। टांगों और पैरों की क्रियाओं का उल्लेख बढ़ती आयु के क्रम में किया जाता है, जैसे टांगों और पैरों के क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में चलने की क्रिया के विकास से है। बालक चलना एक क्रमवार प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है। शुरू में 1 माह की आयु में वह ठोड़ी उठाना सीखता है। 2 माह में वह अपना धड़ उठाने लगता है। धड़ के क्षेत्र का विकास होने पर वह बैठने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद उसका अपने पैरों की मांसपेशियों पर नियंत्रण होने लगता है। 8 से 9 महीने की आयु में बालक सहारा देकर अथवा चारपाई आदि का सहारा लेकर खड़ा होने लगता है। 9 से 10 महीने में वह घुटनों के बल चलने लगता है। 12 माह का बालक हाथ का सहारा देने से चलने लगता है तथा जीने की सीढ़ियां भी चढ़ने लगता है। 13 माह का बालक स्वयं खड़ा होने लगता है तथा लकड़ी की गाड़ी गडुलना के सहारे चलना शुरू कर देता है। 14 से 15 माह का बालक स्वयं चलना प्रारंभ कर देता है। दूसरे तीसरे वर्ष में बालक दौड़ना, नाचना, इठलाना, बेड पर चढ़ना सीख जाता है। 5 वर्ष की आयु में बालक दोनों टांगों से कूदना तथा 6-7 वर्ष की आयु में एक पैर से कूदना, उछलना प्रारंभ कर देता है। चलने, दौड़ने, कूदने की क्रियाएं सीखने के बाद वह जीने की सीढ़ियों पर मात्र पैरों से चढ़ने उतरने का कार्य करने में सक्षम हो जाता है। 3 से 4 वर्ष की आयु में बालक अपनी 3 पहियों की साइकिल चलाने की कुशलता प्राप्त कर लेता है। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले लगभग वही सब कारक है जो बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। फिर शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास के शैक्षिक उपयोग। शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास का ज्ञान शिक्षकों के लिए बालकों को उचित मार्गदर्शन देने तथा उनकी क्षमताओं का समुचित विकास करने में निम्नलिखित पहलुओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला, जैसे असामान्य विकासहीन भावना उत्पन्न करता है। किसी आयु वर्ग में यदि बालक का शारीरिक या क्रियात्मक विकास सामान्य से अधिक अथवा कम होता है तो उसमें हीन भावना आ जाती है, जिससे उसमें अनेक प्रकार की चिंताएं घर कर जाती है तथा वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को उचित मार्गदर्शन दे, जिससे उनका विकास सामान्य गति से हो सके और उनको हीन भावना का शिकार होने से बचाया जा सके। अलग शैक्षिक व्यवस्था। शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों का मानसिक तथा सामाजिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाता। अतः शिक्षक को चाहिए कि जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर है उनके लिए अलग से शैक्षिक व्यवस्था करे, जिससे उनमें हीन भावना विकसित नहीं होगी। अलग खेलकूद प्रतियोगिता। प्राय देखने में आता है कि 1% छात्र खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तथा शेष खड़े होकर तालियां बजाते हैं। अध्यापकों को चाहिए कि प्रत्येक स्तर के छात्रों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन करे ताकि अधिक से अधिक छात्र भाग ले सके। ऐसा करने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। हस्तकार्यों के लिए अवसर। बालकों का समुचित क्रियात्मक विकास करने तथा उन्हें बारीक पेशीय कौशल सिखाने के लिए उन्हें लकड़ी तथा मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाना, सूत काटना, कृषि, किताबों की सिलाई तथा जिल्द बांधना, अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाना आदि हस्तकार्य सिखाने चाहिए। और जो बच्चे इन क्रियाओं में श्रेष्ठ कार्य करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित करना चाहिए। क्रियात्मक विकास का प्रभाव बालक के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास, समायोजन, आत्मविश्वास, जीवन लक्ष्य, व्यवसाय चयन, मनोरंजन, आकांक्षा स्तर आदि को प्रभावित करता है। अतः शिक्षक का दायित्व है कि उसे छात्रों के उचित शारीरिक और क्रियात्मक विकास के लिए सदैव प्रयत्नरत रहने चाहिए। इस कक्षा में हमने जो है बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास का अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।